अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ सीटेट दिसंबर 2024 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन कराएंगे जो कल आप लोगों को करा चुकी हूँ। सितंबर 2014 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वो लैंग्वेज 1 था। आज आपको कराएंगे जो देखिए लैंग्वेज 2 है, ज़ुबान 2 है। तो लैंग्वेज 1 में जो भी स्टूडेंट लैंग्वेज 1 रखे हुए हैं तो उनको नस्र और नज़्म दोनों मिला करके पूछते हैं, और लैंग्वेज 2 जिसका है तो दोनों नस्र ही पूछे जाएंगे, दोनों आपको नस्र ही पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये सारे क्वेश्चन आप ही लोग के रिलेटेड से हैं। सारे सवालात अहम हैं जो पूछे जाएंगे, और सॉल्व करने के बाद आप लोगों को एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जो आप लोगों का टाइम वेस्ट भी ना हो और टाइम की भी बचत हो। तो इसी को ध्यान रखते हुए अगर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों का पूरा नंबर भी हासिल होगा और टाइम की भी बचत होगी। तो देखिए, अगर उर्दू ज़ुबान पेडागोजी को सॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम आप पेडागोजी हो या पैराग्राफ को देखने से पहले आप सवाल देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उसमें क्या पूछ रहे हैं। तो उस टाइप से हल कीजिएगा तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, टाइम की बचत मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में किल्लत रहती है टाइम की। तो ध्यान में रखते हुए आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए, पैराग्राफ से पहले क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं हम लोग। अगर ये देखिए कि लैंग्वेज 2 है तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद आप लोग इतना ध्यान ज़रूर रखिएगा कि अगर आप लोगों का लैंग्वेज 2 है तो सवाल 91 से हल नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को गलत हो जाएगा। लैंग्वेज 2 हमेशा 121 से ही शुरू होता है, तो 121 से लैंग्वेज 2 पूछा जाएगा। लैंग्वेज 1 91 से आप लोगों को 120 तक लैंग्वेज 1 को सॉल्व करना है। लैंग्वेज 2 है तो 121 से 150 तक सॉल्व करना है। इतना ध्यान में रख करके सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अबू खान ने चांदनी को कोठरी में क्यों बंद कर दिया? तो देखिए, ऑप्शन, वह कोठरी में आराम कर सके ताकि वह पहाड़ पर न जा सके, या उसको कोई पकड़ कर न ले जाए, या वह बारिश में न भीग जाए। तो देखिए, अबू खान जो चांदनी को कोठरी में बंद किया था वो किस लिए किया था, पैराग्राफ से देखिए, सॉल्व कीजिए आप लोग। अबू खान ने चांदनी को एक कोने की कोठरी में बंद कर दिया और ऊपर से जंजीर चढ़ा दी, मगर गुस्से और झंझलाहट में कोठरी की खिड़की बंद करना भूल गए। क्या हो गए? खिड़की को बंद करना वो भूल गए। तो इधर उन्होंने कंडी चढ़ाई और चांदनी खिड़की में से यह ज़्यादा जा चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का क्या पूछना था। पहाड़ पर पीर इसने पहले भी देखे थे, लेकिन आज इनका और ही रंग था, यानी इनका अलग रंग था। उसे ऐसा मालूम होता था कि सब के सब खड़े हुए उसे मुबारकबाद दे रहे हैं कि फिर हम में आ मिली। तो देखिए, किस लिए बंद किए थे ये देखिए। अबू खान चांदनी को कोठरी में क्यों बंद कर दिया था? ताकि वो पहाड़ पर न जा सके, क्योंकि पहाड़ पे जाने से उनकी खुशियाँ दुगुना मिल जाती है, तो इसीलिए बंद कर दिए थे। तो इसका बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। चांदनी को जब कोठरी में बंद किया गया तो उसने क्या किया?
वह चुपचाप कोठरी में बैठ गई। वह इधर उधर कूदने लगी। वह खिड़की से कूदकर भाग गई या वह चीखने चिल्लाने लगी। तो वो क्या की, देखिए चांदनी जब कोठरी में बंद किया गया तो उसने क्या की, उसने देखिए पैराग्राफ से भी आपको मिलेगा, खिड़की उसका भूले से खुला ही रह गया था तो खिड़की से कूदकर भाग गई। पैराग्राफ से ही आपको मिलेगा। ये जहाँ तक पढ़े हैं उससे नेक्स्ट देखिएगा तो आपको मिलेगा। सब मिलकर मुबारकबाद दिए रहे थे कि फिर हम आमिली इधर उधर स्वीटी के फूल मारे खुशी के खिलखिल कर हंस रहे थे। कहीं ऊंची ऊंची घास उससे गले मिल रही थी। मालूम होता था कि सारा पहाड़ मारे खुशी के मुस्कुरा रहा है और बिछड़ी हुई बच्ची के वापस आने पर भूला नहीं जाता है, फूला है सॉरी नहीं समाता, यानी फूले नहीं समा रहे हैं खुशी से, ये बोल रहे हैं। चांदनी की खुशी का क्या हाल बताइए, न चारों तरफ कांटों की बाढ़, न खूंटा, न रस्सी और न चारा। वह जड़ी बूटियों के अब्बू खान गरीब अपनी सारी मोहब्बत और प्यारे के बावजूद न ला सके। चांदनी कभी इधर उछलती, कभी उधर, यहाँ कूद वहाँ फांदी, कभी यानी कूद फांद रही थी खुशियाँ में। चट्टान पर है, कभी हद में, इधर जरा फिसली उधर जरा संभली। एक चांदनी के आने से सारे पहाड़ पर रौनक सी आ गई थी। ऐसा मालूम होता था कि अबू खान 10-12 बकरियां छोड़कर यहाँ आ गए हैं। इससे ये मालूम होता है कि जब वह चांदनी को जब कोठरी में बंद किया गया था तो उसने क्या किया, तो वो चुपचाप खड़ी कोठरी में बैठ गई थी, ऐसा नहीं है। वह इधर उधर कूदने लगी, ऐसा भी नहीं। वह खिड़की से कूद भाग गई, यानी खिड़की खुला हुआ था इसीलिए वह कूदकर भाग गई। सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। चांदनी को पहाड़ पर पहुंचकर कैसा लगा, उसे अपना बारा याद आया या वह बहुत उदास हो गई, या फिर देखिए उसको वहाँ पर तन्हाई का एहसास हुआ या उसको आज़ादी और खुशियाँ का एहसास हुआ। तो उसको जाहिर सी है कि वो खुशियाँ के मारे कूद उछल रही थी तो उसको आज़ादी और खुशियाँ का एहसास हुआ था, इसीलिए तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांदनी को पहाड़ की बुलंदी से अबू खान का घर और बारा कैसा लगा, छोटा या खूबसूरत या बहुत अच्छा नहीं लगा या बहुत खूब नाक लगा। तो कैसा लगा, चांदनी को पहाड़ की बुलंदी से अबू खान का घर कैसा लगा ये पूछ रहे हैं। तो देखिए कैसा लगा, छोटा लगा। कैसा लगा, पैराग्राफ से भी आपको मिलेगा और ऐसे भी सॉल्व, थोड़ा पैराग्राफ लॉन्ग है इसीलिए आप लोग उसी तरह सॉल्व कीजिएगा। छोटा लगा था, ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है चांदनी पहाड़ी बकरियों के गले में शामिल क्यों नहीं हुई। तो चांदनी शामिल क्यों नहीं हुई, ये देखिए ऑप्शन, वह बकरियां उसे अच्छी नहीं लगी या उसे पाबंदी गवार उसे पाबंदी गवारा नहीं थी इसीलिए वह बकरियों के बर्ताव से नाखुश थी या उसकी लड़ाई हो गई थी। तो ऐसा नहीं है, लड़ाई भी नहीं हुआ था, वह बकरियों के बर्ताव से नाखुश भी नहीं थी, उसे पाबंदी गवारा नहीं थी। तो बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलाना समाना का मतलब है, यानी फूलना समाना जो बोला जाता है, आप लोग एक मुहावरा भी सुने होंगे कि फूले ना समाना, तो इसका क्या मतलब होता है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए क्या मतलब होता है, बहुत परशोक होना, या बहुत हैरानी होना, या बहुत ज़्यादा खुश होना, या बहुत मुतमईन होना। तो इस फूल ना समाना का मतलब ही है कि बहुत ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती हैं। तो आम बोलचाल में भी बोला जाता है कि फूले ना समा रहा है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ज़्यादा खुश होना। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये पैराग्राफ था आप लोगों का, और फिर लैंग्वेज 2 है, तो आप लोगों को एक और पैराग्राफ ही सॉल्व करना है जो 135 तक, 127 नंबर से 135 तक पूछे जाएंगे। तो 15 आपका हो जाएगा पैराग्राफ से, और 15 पेडागोजी का क्वेश्चन रहेगा जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, इसीलिए आप लोग लाइन बाय लाइन देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए ये भी पैराग्राफ है, तो पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद पैराग्राफ के हिसाब से चलेंगे। हजरत महल का बचपन कहाँ गुजरा? लखनऊ में, या फैज़ाबाद में, या इलाहाबाद में, या हैदराबाद में। तो हजरत महल का बचपन कहाँ गुजरा, तो पैराग्राफ के हिसाब से सॉल्व करेंगे। पैराग्राफ थोड़ा लॉन्ग है तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, वैसे तो आप लोग वहाँ सॉल्व कीजिएगा तो क्वेश्चन रहेगा, पेन या पेंसिल से टिक लगाइएगा, आप लोगों को जल्द जल्द समझ में आएगा। तो यहाँ पर ये बेगम हजरत महल अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। वह फैज़ाबाद के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे वो? फैज़ाबाद के एक गरीब घराने में। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि बचपन कहाँ गुजरा था। माँ बाप ने उनका नाम उमराव रखा। उनका बचपन फैज़ाबाद में गुजरा था। कहाँ गुजरा था? उनका बचपन फैज़ाबाद में। तो देखिए इसका आंसर मिला, हजरत महल का बचपन कहाँ गुजरा था, तो फैज़ाबाद में। बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इनको हजरत महल का खिताब किसने दिया था? आशिफुद्दौला ने, या सिराजुद्दीन दौला ने, सिराजुद्दौला ने, या वाजिद अली शाह ने, या अमजद अली शाह ने। तो उनको हजरत महल को खिताब किसने दिया था? तो देखिए पैराग्राफ से आपको मालूम पड़ेगा खिताब किसने दिया था उनको। यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो आप लोग पेन पेंसिल से टिक लगा लीजिएगा। आगे देखिएगा, जब वह लखनऊ आए तो वाजिद अली शाह की बेगम बनी। वाजिद अली शाह अवध के तख्त पर बैठे तो उन्होंने अपनी चहेती बेगम को हजरत महल साहिबा का खिताब दिया। किसने दिया था उसको? वाजिद अली शाह ने हजरत महल साहिबा का खिताब दिया था। तो देखिए वाजिद अली शाह ने दिया था। किसने दिया था? वाजिद अली शाह ने। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, वाजिद अली शाह ने बरजेश कदर को मुकर्रर किया। किस तरह से मुकर्रर किया? वजीर मालियात से, या वाली सल्तनत से, या वजीर आला से, या फिर देखिए वली अहद से। तो वाजिद अली शाह ने बरजेश कदर को मुकर्रर किया। क्या मुकर्रर किया था? जहाँ तक पढ़े हैं उनसे नेक्स्ट देखिएगा, आप लोगों को खुद मिलेगा आंसर। तो खिताब दिया था, यहाँ तक पढ़ चुके, आगे देखिए। और उनके बेटे पर, यानी बेटे बरजेश जो थे, कदर को अपना वली अहद मुकर्रर किया था। क्या किया था? वली अहद मुकर्रर किया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वली अहद।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी किस गर्ज से कायम की? हुकूमत करने की गर्ज से, या तालीम देने की गर्ज से, या तिजारत करने की गर्ज से, या फिर फिल्म बनाने की गर्ज से? तो किससे की थी अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की गर्ज कायम? तो देखिए अंग्रेजों ने किस लिए कायम किया था, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की थी। किसके लिए? तिजारत करने के लिए। तो आपका आंसर यही मिल गया। देखिए आगे, तो तिजारत करने की गर्ज से, सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को कहाँ नजरबंद किया? कलकत्ता में, या हैदराबाद में, या इलाहाबाद में, या दिल्ली में? तो देखिए अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को कहाँ नजरबंद किया था, यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, आहिस्ता आहिस्ता यह कंपनी हुकूमत के कामों में दखल देने लगी। हर रियासत में इनका एक नुमाइंदा रहता था। अवध में हुकूमत का सारा इंतज़ाम धीरे धीरे कंपनी के नुमाइंदे ने अपने हाथ में ले लिया और आखिरकार कंपनी की हुकूमत ने वाजिद अली शाह को तख्त से उतारकर कोलकाता में नजरबंद कर दिया। कहाँ? कोलकाता में। तो देखिए अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को कहाँ नजरबंद किया? कोलकाता में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, हजरत महल ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्या लिखा? ऐलान नाफरमानी, या ऐलान जंग, या ऐलान सलीह, या ऐलान बगावत? तो देखिए हजरत महल ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्या किया था? और अवध पर पूरा कब्जा कर लिया। यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, इस वक्त अवध में ऐसे बुलंद हौसला लोग बहुत कम थे जो कंपनी के खिलाफ उठते और बादशाहत को वापस लाने की हिम्मत करते, मगर हजरत महल बेगम चुपकी न बैठ सके, यानी चुप से वो नहीं बैठ सके। उन्होंने अपने बेटे को तख्त पर बैठाया और अंग्रेज़ों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। किसको बैठाया? अपने बेटों को बैठाया और उसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ तख्त पर ऐलान जंग कर दिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हजरत में अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? ऐलान जंग कर दिया। बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, उन्होंने किसकी मदद से अवध को अपने कब्जे में कर लिया? किसकी मदद से? तो देखिए, नाना साहब पेशवा, या बहादुर शाह जफर, या बरजेश कद्र, या अहमदुल्लाह शाह। तो फिर देखिए उन्होंने किसकी मदद से अवध को अपने कब्जे में कर लिया? तो वो कब्जे में जो कर लिया था किसकी मदद से किया था, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अंग्रेजी फौज ने मुकाबला करने के लिए उन्होंने दिल्ली के ताजदार बहादुर शाह जफर, नाना साहब पेशवा और मौलवी अहमदुल्लाह शाह से मदद मांगी। अहमदुल्लाह शाह की मदद से उन्होंने उन्होंने 11 दिन के अंदर अंदर अवध को अपने कब्जे में कर लिया। किसकी मदद से किया? तो अहमदुल्लाह शाह की मदद से उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया।
تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا احمد اللہ شاہ کے مدد سے. تو ڈی از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا. نیکسٹ کوشچن دیکھیے. نیکسٹ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت محل نے محل کی عورتوں کے لیے کون سا وہ تیار کیا؟ کون سا گروہ تیار کیا؟ تو فوجی گروہ یا سماجی گروہ یا سیاسی گروہ یا معاشی گروہ؟ کون سا تیار کیا عورتوں کے لیے؟ تو دیکھیے آگے. بیگم حضرت محل بہت ہی سرگرم خاتون تھی. انہوں نے محل کی عورتوں کا ایک فوجی گروہ تیار کیا تھا. کون سا گروہ تیار کیا تھا؟ فوجی گروہ. تو اس کا آنسر مل گیا. دیکھیے آپ لوگ حضرت محل نے محل کی عورتوں کے لیے تیار کیا تھا فوجی گروہ. تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا اے از اے کریکٹ آنسر. نیکسٹ کوشچن دیکھیے. عزم کے معنی ہے. عزم کے کیا معنی ہے یہ پوچھ رہے ہیں. تو دیکھیے قوت، طاقت یا ارادہ یا ہمت. تو عزم کے کیا معنی ہے یہ پوچھ رہے ہیں. تو عزم کے معنی ہوگا ارادہ کے. کیا ہوگا؟ ارادہ. سی از اے کریکٹ آنسر. یہ آپ کو قواعد سے پوچھے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو پیراگراف سے نہیں ملے گا. تو آپ لوگوں کا 15 سولو ہوا ہے. تو یہ پیراگراف تھا اور 15 پیڈاگوجی سے پوچھے جائیں گے. تو اس میں آپ لوگوں کا 15 میں 15 آنا چاہیے. 15 سے ایک بھی اگر آپ لوگوں کا گھٹا 14 ہو گیا تو سمجھیے آپ لوگوں کی تیاری مکمل نہیں ہے. تو تیاری شدت سے کیجیے، مکمل سے کیجیے تاکہ آپ لوگوں کا نمبر صحیح ڈھنگ سے حاصل ہو پائے. اب دیکھیے آگے آپ لوگوں کا کیا ہوگا. یہاں پیراگراف ختم. اب پیڈاگوجی سولو ہوگا. دیکھیے ہدایات مناسب ترین جواب کا انتخاب کر کے مندرجہ ذیل سوالوں کا جواب دیجیے. تو کیا یہاں پہ جواب دینے کو بول رہے ہیں یہ دیکھیے آپ لوگ. 136 نمبر. مندرجہ ذیل اصطلاحوں میں سے کون سی اصطلاح مندرجہ ذیل سرگرمیوں کو مناسب ترین انداز سے بیان کرتی ہے؟ کسی مقرر کے پیغامات کو سمجھنے کے لیے شعوری فیصلہ کرنا ہوتا ہے. شعوری فیصلہ کیا کرنا ہوتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں. تو دیکھیے آپشن 1 ذاتی دلچسپی کے بغیر سننا یا سرگرمی انداز سے سننا، یا پھر دیکھیے شعوری طریقہ یا ایک دوسرے سے ملنے جلنے کی صلاحیت. تو یہ سرگرمی جو بول رہے ہیں مندرجہ ذیل کی اصطلاح میں تو سب سے ترین انداز سے بیان کرتی ہے. تو اس کے لیے پیغامات سمجھنے کے لیے شعوری فیصلہ یہ ہوگا کہ سرگرم انداز سے سنیں، اپنے سرگرمیوں سے وہ سنیں. سب سے بہتر یہی ہوگا. تو اس کا ہو جائے گا بی از اے کریکٹ آنسر. نیکسٹ کوشچن دیکھیے. 136 تھا، 37 دیکھیے. خصوصی ضرورتوں والے طلبہ کی زبان دانی کو مناسب انداز سے فروغ دینے اور ساتھ ہی ان کے طرز عمل کو کلاس روم کے طرز عمل سے ہم آہنگ رکھنے کو طریقہ کار کہتے ہیں. کون سے طریقہ کار کو فروغ دیتے ہیں؟ خصوصی ضرورتوں والے طلبہ زبان دانی کے مناسب انداز کو. تو دیکھیے کون سے طریقہ کار کو فروغ دیتے ہیں. تو جامع یا شمولی یا نظم و ضبط پر مبنی یا تخلیقی. تو یہ جو فروغ دیتے ہیں تو ہو جائے گا شمولی پر فروغ دیتے ہیں. تو بی از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا اس کا. نیکسٹ کوشچن دیکھیے. نیکسٹ کیا کہہ رہا ہے دیکھیے. تھوڑا جلدی میں چل رہے ہیں کیونکہ لانگ کلاس ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں کا لانگ ویڈیو تھوڑا دیکھنے میں بورنگ لگتا ہوگا، لیکن پورا دیکھیے لائن بائی لائن، اسکپ نہیں کیجیے. آپ لوگوں سے ہی ریلیٹڈ ہے سارے کوشچن اور آپ لوگوں کو ہی فائدہ دینے والے ہیں. تو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا پورا کلاس تاکہ سمجھ میں آئے.
138 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। क्लास रूम में एक माहौल बनाने के लिए जिसमें तमाम तलबा अपने ख्यालात पूरी दुरुस्ती से वो जाहिर कर सके, यानी अपने पूरे ख्यालात दुरुस्ती से जाहिर कर सके, कही गई बातों को समझ सके और पढ़े जाने वाले मतन का तज्जिया कर सके। ज़रूरी है कि क्या ज़रूरी है, यानी क्लासरूम है एक, उसमें एक माहौल बनाने के लिए जिसमें तमाम तलबा एक ही जैसे माहौल हो, एक सरगर्मी हो, क्योंकि समावेशी शिक्षा ही देना है, बाल केंद्रित देना है, बच्चों को ख्याल रखते हुए देना है, तो इसीलिए यानी मतन का तज्जिया कर सके। ज़रूरी क्या है उसके लिए, तो नहवी साख्तों और उनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए। ऑप्शन 2 देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाए। या ऑप्शन 3 देखिए, हदफ ज़बान के साथ मादरी ज़बान भी इस्तेमाल की जाए। या कवायद के असूलों को याद किया जाए, तो याद किया जाए, ये तो पहले निगेटिव है, कट ही जाएगा। हदफ ज़बान के साथ मादरी ज़ुबान, ये नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करने से नहीं होगा। ये नहवी साख्तों और इनके इस्तेमाल की समझ पैदा की जाए, यानी समझ पैदा करेगी, समझेंगे, उसके बाद ही उनकी ख्याल दुरुस्त होगी, जाहिर कर सकेंगे, हर बातों को समझ पाएंगे सही ढंग से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है मंदरजा झेल कौन सा बयान दुरुस्त है, कौन सी बयान दुरुस्त है मंदरजा झेल में। तो ये देखिए ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, उनके हिसाब से दुरुस्त देखेंगे। तमाम तश्कीली काम अंदाज़ा कारी के लिए होती हैं, यानी तमाम तश्कीली कार अंदाज़ा कारी के लिए होती हैं। आगे देखिए, तश्कीली अंदाज़ा कारी तभी मुअश्शिर होती हैं जब सबक पढ़ाए जाने के दौरान या बाद की जाती हैं, बाद में की जाए। या फिर देखिए, तमाम मजमूई आजमाइश तदरीस आमोज़गारी में बेहतरी लाती है। या तश्कीली अंदाज़ा कारी से तलबा को अच्छे औसत और बुरे के खानों में तकसीम करने में मदद मिलती है। तो देखिए मंदरजा झेल में कौन सा दुरुस्त पूछ रहे हैं, तो दुरुस्त होगी तश्कीली अंदाज़ा कारी तभी मुअश्शिर होती है जब सबक पढ़ाए जाने के दौरान या बाद की जाए, यानी जिस वक्त सबक पढ़ा रहे हैं या उसके दौरान, उसको बाद में उसे समझाने के भी साथ साथ मुअश्शिर कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है। स्वानबी ज़ुबान की लिसानी सलाहियत आदत की सतह पर वाक़ होती है, उससे मुराद क्या है। स्वानबी ज़ुबान की लिसानी सलाहियत है तो आदत की सतह पर वाक़ होती है, तो क्या है इससे मुराद, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या है इससे मुराद। आम बातचीत में आने वाले जुमलों की बुनियादी साख्तों को याद करना, इसमें तो याद है। आगे देखिए, मुनासिब नहवी साख्त और ज़खीरा अल्फाज वाले जुमले बनाना, तो ये बिल्कुल सही है। मुनासिब नहवी साख्त और ज़खीरे अल्फाज वाले जुमले बनाए जिससे बच्चे को आसानी हो और उसमें बेहतरी पैदा हो, इससे यही मुराद है। इसका बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सीखने के अमल की मखसूसी कमज़ोरियों की तशख़ीस से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर पढ़ने लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है। किस तरह से कोशिश की जाती है ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, तलबा को मशवरा यानी एक मशवरा तैयार करने के लिए देने के ज़रिए, या देखिए फिर अहम तशव्वुरात को ज़हन नशीन कराने के ज़रिए, या फिर देखिए वालिदैन को मशवरा देने के ज़रिए, या फिर देखिए तलाफ़ियाती है या इस्लाही तदरीस के ज़रिए।
تو دیکھیے کس کے ذریعے یہ بول رہے ہیں، سیکھنے کے عمل کی مخصوصی کمزوریوں کو تشخیص سے حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر پڑھنے لکھنے کے بہتری لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پڑھنے لکھنے کے لیے بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے آپ لوگ اس کے لیے تلافیاتی یا اصلاحی تدریس کے ذریعے سب سے بہتر ہوگا یہی کوشش کرنے کے لیے۔ تو ڈی از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، نیکسٹ پوچھ رہا ہے طالب علم کا سنی ہوئی بات کو اپنے لفظوں میں دہرانا تفہیم کا اندازہ کرنے کی ٹیکنیک ہے جو عبارت ہے۔ کون سی عبارت ہے؟ طالب علم کا سنی ہوئی بات کو اپنے لفظوں میں دہرانا تفہیم کا اندازہ کرنے کی ٹیکنیک ہے بچوں کے لیے۔ تو یہ کون سی ٹیکنیک آزما رہے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو معلومات دوبارہ حاصل کرنے سے، یا معلومات جمع کرنے سے، یا معلومات طلب کرنے سے، یا خلاصہ کرنے سے۔ تو یہ جو طالب علم سنی ہوئی بات کو، ایک بچے ہے، سنی ہوئی بات کو اپنے لفظوں میں دہرانا تفہیم کا اندازہ کرنے کا ٹیکنیک یہ ہے کہ اس سے اس کو خلاصہ ہوگا، اس کے جذبات اس کو بہتر ہوگی، تلفظ لفظوں میں بہتری لایا جائے گا، ان سے بچوں کو خلاصہ پیدا ہوگی۔ تو اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ڈی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، درجہ 5 میں یعنی ایک 5 کلاس کا بچہ ہے، لکھنے کی صلاحیت کا اندازہ کرنے کے لیے طالب علم کو چاہیے کہ کسی موضوع پر ایک خاص موقع اختیار کرے اور زبان کا استعمال پڑھنے والے متاثر کرنے کے لیے کرے۔ لکھنے کے کام میں توقع کی جاتی ہے کہ لکھنے والا کس طرح سے لکھے، صحیح ڈھنگ سے۔ تو یہ دیکھیے، واضحاتی خلاصہ پیش کریں، یا افسانوی انداز بیان اختیار کریں، یا تفصیلی رپورٹ پیش کریں، یا معقول نقطہ نظر پیش کریں۔ تو یہ کیا پیش کریں؟ یہ 5 کلاس کے بچے لکھنے کی صلاحیت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک طالب علم جو ہے، ایک بچے چاہتے ہیں کہ کسی موضوع پر ایک خاص موقع، تو دیکھیے خاص کے لیے یہ کیا کریں، سب سے بہتر کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے ہوگا کہ معقول نقطہ نظر پیش کرے، تاکہ استعمال میں پڑھنے والے متاثر کرنے کے لیے کرے۔ لکھنے کے کام میں بھی توقع کی جاتی ہے، تو اسی لیے لکھنے والا ہو کہ معقول نقطہ نظر پیش گر ہو، اس ڈی از اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے، یہ ... عمر کے طلبہ اس بات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ انہیں کس قسم کی زبان سے سابقہ پڑتا ہے، اور وہ اس کی مقدار و معنی پر گرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے کس طرح سے یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو دیکھنا ہے۔ 10 سال سے 14 سال، یا پھر دیکھیے 9 سے 12، یا 1 سے 4، یا پھر 15 سے 17۔ تو یہ ڈاٹ میں آئے گا کہ 15 سے 17 سال کے عمر کے طلبہ اس بات سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ انہیں کس قسم کے زبان سے سابقہ پڑتا ہے، اور اس مقدار یا معنی پروفٹ یعنی اسے کوشش کرنا پڑتا ہے۔ وہ جب اتنا بچہ رہے گا تو 15 سے 17 سال کا بچہ ہی اس میں اسے اندازہ دیکھنا پڑے گا، اسے سمجھنا پڑے گا، اسے زبان کے سابقہ معلومات سے انہیں متاثر ہونا پڑے گا۔ تو وہ ہو جائے گا ڈی از اے کریکٹ آنسر۔ نیکسٹ کوشچن دیکھیے کیا پوچھ رہا ہے۔ نیکسٹ پوچھ رہا ہے حذف زبان کے قواعد کی تدریس کیا ہے؟ تو دیکھیے کون سی حذف زبان کے قواعد کی تدریس ہے۔ تو طلبہ کو زبان استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے، یا قواعد کو سمجھنے کے لیے ٹیکنالوجی کی لازمی تعاون کا تقاضا کرتی ہیں، یا آموزگاروں سے
हद दर्जा तो अनाई इस्तेमाल करने का तकाजा करती है या मतवन को जांचती परखती है और उस बात की फहम पैदा करती है कि ज़ुबान एक निज़ाम पर मबनी होती है। तो देखिए ये हदफ ज़ुबान की कवायद की तदरीश को कह रहे हैं। तो कवायद की तदरीश यही है कि तलबा को ज़ुबान इस्तेमाल करने की तरगीब देती हैं। क्या करती हैं? तरगीब देती हैं। ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। ज़ुबान की तदरीश में तनाजरी और शयाकबंद कवायद से मुराद है। क्या मुराद है ये देखिए। कवायद की फहम पढ़ने और सुनने जैसी सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा हो जाती है या मश्क कवायद और तहरीर के दरमियान रिश्तों की निशानदेही करने पर ज़्यादा तवज्जो न होना या कवायद को पूरी तरह खोल खोल कर पढ़ना या किसी फितरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनना या कि ताकि दुरुस्ती है एक जो दुरुस्त ज़ुबान है बरकरार रहे। तो देखिए क्या होगा इसका। ज़ुबान की तदरीस में तनाजरी शयाक बंद कवायद का मुराद पूछ रहे हैं, क्या हो। तो इसका देखिए कवायद की फहम पढ़ने और सुनने जैसी सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा हो जाती है। तो इसीलिए ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक उस्ताद है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग के ज़रिए अपने लेक्चरों को अपलोड कर लेते हैं। एक उस्ताद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं या वीडियो एडिटिंग के ज़रिए वो लेक्चरों को अपलोड करके उन्हें तलबा को होमवर्क के तौर पर तफवीज़ करता है। इससे तलबा को क्या सीख मिलेगी ये पूछ रहे हैं। तो देखिए मुकर्रर मवाद को पढ़ने से बच सकते हैं या एक मखसूस पेशकश से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या फिर देखिए खुद अपने तौर पर मुताला करने की तरगीब हासिल कर सकते हैं। तो यही है कि खुद अपने तौर पर मुताला करने की तरगीब हासिल कर सकते हैं। सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़ू लिसानी तदरीश वाले क्लासरूम में क्या होनी चाहिए। ज़ू लिसानी है उसके लिए क्या होनी चाहिए। देखिए उस्ताद तलबा की ज़ुबान बोलता है या उस्ताद तलबा की ज़ुबान और हदफ ज़ुबान दोनों बोलता है या उस्ताद को सिर्फ हदफ ज़ुबान बोलना है या फिर देखिए तलबा क्लास में यकशा ज़ुबान बोलते हैं। तो ये जो ज़ू लिसानी तदरीस है उसमें उस्ताद तलबा की ज़ुबान ही बोलता है। ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है किस किस्म के सवालात बच्चों में सोचने की अमल को फ़रोग़ देते हैं। कौन से ऐसे सवालात हैं जो बच्चों में सोचने के अमल को फ़रोग़ देते हैं। तो देखिए वाक़याती सवालात या सिर्फ पढ़ाए जाने वाले मतन पर मबनी सवालात या फिर देखिए ज़ाती गौर व फिक्र को मुतहर्रिक करने वाले सवालात। तो इससे यही मुराद है कि बच्चों को सोचने पर जो देते हैं फ़रोग़ वो ज़ाती गौर व फिक्र। जब तक बच्चे गौर व फिक्र नहीं करेंगे, मुतहर्रिक करने का सवाल यही है कि गौर व फिक्र से उन्हें गहराई से सोचनी पड़ेगी। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर कोई तालिब इल्म तनाव में हो, किसी उलझन में मालूम हो और पूरी तरह तवज्जो न दे रहा हो तो उससे सीखने के अमल में दुश्वारी पैदा होती है। कौन सी दुश्वारी पैदा होती है उससे। तो देखिए जिस्मानी होती है या नफ्सियाती अमली होती है या वकूफ़ी होती है या फिर अमली होती है। तो उनसे जो बच्चे हैं अगर वो तालिब इल्म एक तनाव में हो
या किसी उलझन में मालूम हो या पूरी तरह से तवज्जो न दे पा रहा हो अपने पढ़ाई पर, लिखाई पर, सीखने पर, तो उससे क्या दुश्वारी हो सकती है? अम्ली दुश्वारी। कौन सी दुश्वारी? अम्ली सॉरी। तो डी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। जितने भी फ्रेंड्स हैं इस चैनल से जुड़े हुए वो अपने अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। और सारे दोस्त मेहनत ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों का नंबर सही ढंग से हासिल हो पाए आप लोगों को। और क्लास पसंद आया हो अगर आप लोगों को तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक लाइक एंड सब्सक्राइब से ही मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं इस चैनल पे पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।